देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। ईद की छुट्टियों के बाद आज हमने प्रोग्राम को एक बार फिर से रिज्यूम किया और उम्मीद करते हैं कि ईद की छुट्टियां आप सबकी बखैर और आफियत गुजरी होंगी। और ईद का मौका था, पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत अपने उरूज पे था, लेकिन इन छुट्टियों के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो कि शायद ना होता तो बेहतर होता। एक बार फिर से एक ऐसा बयान जो कि तमाम तर अखबारात की जीनत बना और तमाम तर मीडिया की उसने लाइमलाइट बटोरी। यह ऐसा बयान था जिससे पाकिस्तानी मीडिया के अलावा इंटरनेशनल मीडिया, बिलखुसूस पाकिस्तान के वो दुश्मन ममालिक जो पाकिस्तान के बस्ते तो अतराफ में हैं तो हमारे पड़ोसी, लेकिन उन्होंने उस बयान का भरपूर तौर पर फायदा भी उठाया। वो बयान क्या था और उस बयान के बाद क्या असर हुआ, यकीन तौर पर इसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। ये बयान जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं वह माजी में पाकिस्तान के साबका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से यह बयान को मंसूब किया गया और मंसूब किया गया जनरल बाजवा साहब के हवाले से जो बयान था वो हामिद मीर साहब की तरफ से मंसूब किया गया, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और यकीन तौर पर किसी भी तारुफ को मोहताज नहीं है। उन्होंने जो बयान दिया, उस बयान को जिस अंदाज से पेश किया गया, क्या उसकी पेशगी सही थी? क्या उन्होंने जिस अंदाज में इस बयान को अवाम तक बताया और जो मीडिया पे आके उन्होंने जो गुफ्तगू की, क्या वो दुरुस्त थी? क्या वो बेहतर अंदाज में हो सकती थी? क्योंकि उस बयान के बाद से अब तक जो बहस जारी है वो ये कि क्यों अब तक इस हवाले से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई। इस हवाले से क्लैरिफिकेशन आ जाती तो बहुत बेहतर होती। और इस हवाले से आज भी जो सबसे बड़ी अहम बात है कि इंडियन मीडिया इस बयान को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। ये भी इतलात है कि इंडियन मीडिया में जो मुख्तलिफ हेडलाइंस हैं, उन हेडलाइंस में या उन टॉक शोज में इस बयान को कोट किया जा रहा है। यकीनी तौर पे इस बयान से पाकिस्तान की जगहसाई भी हुई, लेकिन इस हवाले से हकीकत क्या और क्या ही अफसाना, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब मीर असलम रिंद साहब बलूचिस्तान से। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मीर साहब, ये जो ईद के दिनों में हमने देखा कि एक बयान गर्दिश करता रहा, हामिद मीर साहब की जनाब तरफ से बयान मंसूब था और हामिद मीर साहब ने जनरल बाजवा साहब के हवाले से कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि माजी में पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान मामलात कशीदा थे तो पाकिस्तान फौज के सिपह सालार, उस वक्त के सिपह सालार ने कुछ बातें कही जो कि कुछ जर्नलिस्ट के सामने थी और वो तमाम जर्नलिस्ट इस हवाले से तमाम तर गुफ्तगू के गवाहान भी हैं। क्या वो जो बातें हुई और वो जो कुछ बातें उस प्रोग्राम में की गई आपने सुनी तो जरूर होंगी, क्या आपको लगता है वो गुफ्तगू दुरुस्त थी और इसके असरात क्या पड़ते हुए नजर आ रहे हैं? मेमन साहब, गुजारिश है ये इस वक्त इस टाइम पे जो है ना ये गुफ्तगू क्यों की गई, हो सकता है इसका भी कोई माने खेज जो है ना मतलब हो। मैं खुद समझता हूँ कि 25 साफियों का इन्होंने जो जिक्र किया है, 25 साफी का मतलब ये है अगर एक साफी भी लीक करता है 25,000 लोगों को पता चल जाता है। और आर्मी चीफ में मेरा अपना जाती ख्याल है, चूंकि मेरा भी फौज के अफसरों के साथ बहुत ज्यादा पाला पड़ा है, हम वहाँ डिस्कस करते हैं। मेरे जैसे कमजोर सिविलियन भी वहाँ अंदर की बात बाहर नहीं करता, तो इतना जिम्मेदार साफी को ऐसे बात करने की क्या जरूरत है। दूसरी बात यह है कि आर्मी चीफ कभी भी ऐसे कमजोरी वाली बातें नहीं करेगा। हाँ, बताओ माशी हालत के बारे में उसने कहा होगा, माशी कमजोरी के बारे में इन हालात के होते हुए कि जो हमारे माशी हालात कमजोर है या सियासी या ये हालात बन रहे हैं, हो सकता है इस वजह से उन्होंने कोई बातचीत में की हो। लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ इतनी कमजोरी की बातें करेगा। और दूसरी बात, उसको पाकिस्तान के 23 करोड़ आवाम का नफ्स भी पता है। अगर खुदा न खासा कभी ऐसा मौका आ भी जाए ना, ये पाकिस्तानी कौम भूखी रहेगी, खाना नहीं खाएंगे, लेकिन अपने मुल्क के दिफा के लिए, दुश्मन को मतलब आंखें दिखाने के लिए, अपने आने वाले नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना हर चीज नीलाम करने के लिए तैयार है और अपने फौज को सपोर्ट करेंगे। ना कि वो जो है ना वो इस इंतजार में रहेंगे कि मुल्क की इक्तिसादी हालात अच्छे हैं या लेकिन नहीं मीर है। साहब, आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं इक्तिसादी हालात की बात शायद आज करूं तो चलें कुछ हद तक समझ भी आएगी, लेकिन जिस हवाले से या जिस वक्त के ऊपर ये तमाम तर गुफ्तगू मंसूब की जा रही है, तब तो पाकिस्तान में माशी सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब नहीं थी, बल्कि
उस वक्त की अगर मैं नंबर्स की बात करूं, आदाद और शुमार की बात करूं, तो पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ हमें काफी बेहतर नजर आ रही थी। हमें पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के एतबार से काफी मुस्तहकम नजर आ रहा था। उस वक्त रशिया के हवाले से हमारे मामला बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे थे। तो उस वक्त तो ये सारी सूरत हाल थी। उस वक्त तो पाकिस्तान में सियासी इंतशार भी उस तरीके का नजर नहीं आया। तो उस वक्त ये बात कहने के हवाले से आपको लगता है कि ये बात कही जा सकती है? क्योंकि हामिद मीर साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक जिम्मेदार आदमी हैं, और वो जो बात कह रहे हैं वो इस बात को इस एतबार से बैक भी कर रहे हैं कि वो अकेले इस हवाले से यानी शायद नहीं है, बल्कि 25 और सहाफी हैं, बल्कि खुद उस प्रोग्राम को कंडक्ट करने वाली जो होस्ट हैं उन्होंने भी इस तरीके से उस बात का एतराफ किया कि बात उनके सामने हुई है। जी, जिस वक्त ये बात हुई थी उस टाइम पर पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ जो है 6% था। वो आईटी में 75% ग्रोथ था। रिजर्व जो थे हमारे 22 अरब डॉलर थे। इन हालात के होते हुए आर्मी चीफ साहब कैसे ऐसे कमजोरी वाली बातें कर सकते हैं? अब मैंने एक और साफी का इंटरव्यू सुना, उसने कहा, उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था, उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्होंने जब एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाई अगर हमें माशी हालत को मजबूत बनाना चाहिए और ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए, अगर हम दिफा पे पैसा खर्च करेंगे दूसरी तरक्की नहीं होगी। तो अगर हम सारे पैसे दूसरी तरफ लगाएंगे फिर जो है ना हमारे पास पेट्रोल के पैसे भी नहीं रहेंगे कभी ऐसे हालात बने। वो उन्होंने कहते वो एक सवाल के जवाब में कुछ इस तरह की बातें की जो रवायती बातें जो ऐसे आपस में गपशप होती है। ये कभी नहीं कहा कि जी अगर हम इंडिया के साथ लड़ेंगे या किसी दुश्मन के साथ लड़ेंगे हमारे पास तो डीजल के या पेट्रोल के पैसे नहीं है, हमारे पास गोलियों के पैसे नहीं है। ये और आप ये सोचिए, हामिद मीर साहब बहुत ही काबिल एहतराम जर्नलिस्ट है, सीनियर साफी है, बहुत उनके पास अंदर की इंफॉर्मेशन भी होगी, लेकिन इन हालात में अपने फौज के सिपह सालार के बारे में इस तरह की गुफ्तगू या फौज को बदनाम करने की कोशिश की हमारी फौज इतनी कमजोर है, मैं समझता हूँ ये अपने मुल्क के साथ गद्दारी का जो है ना अंसर शामिल है। अब मीर साहब एक और भी बात कही जा रही है कि वो जो मुबैना तौर पे जो गुफ्तगू हुई शायद सियाको सबाक से हटके पेश की गई या जो पेश किया गया उसको शायद अंडरस्टैंड करने में हम कासिर हैं, शायद हमारी अक्ल उस अदबार से काम नहीं करी। लेकिन जिस चैनल के ऊपर या जिस मीडिया के ऊपर या जिस मोड पे ये सब तमाम तर चीजें तशहीर हुई, जिसके ऊपर ये तमाम तर मामला हुआ, कहीं ना कहीं वहां भी एक सवालिया निशान तो बनता है कि हामिद मीर साहब अपना एक प्रोग्राम करते हैं और काफी अरसे से वो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके पास अपना एक प्लेटफॉर्म मौजूद है। उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये बात नहीं की, लेकिन उन्होंने किसी और के प्रोग्राम पे किसी और चैनल पे जाके गुफ्तगू की। तो ये भी एक कंसर्निंग फैक्टर है, क्योंकि अगर तो हामिद मीर साहब इस हवाले से जानते थे जो कि वो खुद कह रहे हैं, तो वो जब वो सारे मामलात को जानते थे तो मेरे ख्याल से पहले भी बताया जा सकता था। आज जब इस बात को बताया जा रहा है किसी और चैनल के ऊपर या किसी और फोरम के ऊपर जब बताया जा रहा है तो फिर यकीन तौर पे उसका भी एक पस मंजर होगा। मेमन साहब, जहाँ तक उस चैनल का ताल्लुक है ना, उस चैनल के ऑनर जो है निगरान वजीर आला है, और मैंने अपने 60 साल उम्र में पहली बार देखा है कि एक निगरान वजीर आला सियासी वो हिकमत अमली से काम ले रहा है, लोगों को जेलों में डाल रहा है, लोगों पर जुल्म कर रहा है, लोगों पर गोलियां चला रहा है, लोगों को जो है ना वो बेआबरू कर रहा है। ये पहला वजीर आला है जो इतना मदर पिदर आजाद है, इसको कोई कहने वाला नहीं है कि आप एक जिम्मेदार शख्स है, कि जिम्मेदार एक कुर्सी पे बैठे हैं और सब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के जो है आप निगरान वजीर आला है जिसकी आबादी 12 करोड़ है। आप गैर जिम्मेदार ना हरकत करें, फिर अपने चैनल में भी कोई कंट्रोल नहीं है। आप देखिए जितनी मुतनाज़ा बातें आजकल हो रही हैं ये सब इसी चैनल पे हो रही हैं। या समा पे जिसको जो है बाजवा साहब वजीर आला बनाना चाहते थे, कभी पंजाबियों को टारगेट का वो बनाया जाता है। आजकल एक नया इश्यू शुरू हुआ है कि पाकिस्तान की तबाही में पंजाबियों का बहुत बड़ा हाथ है। आप चंद अफराद के इनफरादी फेल को पूरे कौम के साथ वाबस्ता नहीं कर सकते। ये पता नहीं क्या किस तरफ मुल्क को ले जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं और इनका मकसद क्या है। आप देखें कि दुनिया के कमजोर से कमजोर मुल्क, मैं अभी गुज़श्ता रोज नेपाल गया था जिसके पास न समंदर है, न दरिया है, न मादनियात है, न कोई वसाइल है,
उसका जी 1 रुपया हमारे 2 रुपए 40 पैसे है। हम क्या ऐसे ममालिक से भी गए गुजरे हैं। इसकी वजूहत ये है कि हमारे मुल्क में हर शख्स अनापरस्त है, हर अदारा अनापरस्त है, हर सियासी लीडर अनापरस्त है। इन्होंने अपने अनापरस्ती में मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, आने वाले नस्लों को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। वो नेल्सन मंडेला का कौल था, बोला जो वो लीडर होता है मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में सोचता है, और जो सियासी सरबराह होता है वो अगले इलेक्शन के बारे में सोचता है। और मीर साहब, कल मैं आपकी इसी बात को कंटिन्यू करते हुए कहूंगा, डीजीआईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें पाकिस्तान की एक हद तक फॉरेन पॉलिसी और इंडिया के हवाले से जो पोजीशन है उसका भी वाज़ेह तौर पे अनाउंसमेंट किया गया। कल ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो बातें निकल के सामने आई हैं, कहीं ना कहीं इसने जो स्टेटमेंट कोट की जा रही थी या जो तासुर था उसको कहीं ना कहीं से जायल करने की कोशिश हुई, और आपको लगता है कि उससे एक बेहतरी का माहौल बनेगा, एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा? देखिए जी, उन्होंने चंद बातें जो अहम की है उसमें 1 नवंबर पर ये जो उस दिन टीवी पे टॉक शो पे जो बातें हुई थी उसने उसको कंडेम किया। उसने कहा कि पाक फौज अपने हर मिसाल जिम्मेदारी अदा करने को तैयार है। और उन्होंने एक और बात की कि पाकिस्तान की फौज ने इस टाइम पर मुल्की हालात उस जगह पे पहुंचा दिए कि कोई नो एरिया नहीं है। इसका मतलब पाकिस्तान में 99% हालात पूरे मुल्क के ठीक है, कोई वो परेशानी की बात नहीं है। जो ये 3 महीने से कहा जा रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे, सिक्योरिटी रिस्क के हालात ठीक नहीं है, ऑपरेशन हो रहा है, उसने उसको भी कंडेम किया। दूसरी बात ये है, ये दुनिया को भी मैसेज दिया कि जो हमारे फौज है वो हर किस्म के हालात के लिए तैयार है, और वो किसी को जो है ना ये बातों से जो है ना कुछ नहीं होता, उसको भी काउंटर किया। एक बात और उन्होंने की कि फौज सारे पाकिस्तान का है, किसी एक सियासी लीडर का नहीं है। बिल्कुल सही। जैसे मौजूदा हुकूमत हमेशा ये दावा कर रही थी कि फौज हमारे पीछे खड़ी है और हम सब 13 पार्टी और फौज मिलकर जो है ना ये इस हुकूमत को चला रहे हैं, और फौज नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। कल उसने इस तासुर को भी खत्म कर दिया। जी हाँ, ये बड़ा अहम था। लेकिन आज मीर साहब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है, मैं चाहूंगा उसके ऊपर ही गुफ्तगू करें, क्योंकि आज एक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत तमाम तर जो हुकूमती पार्टीज हैं उनका इजलास हुआ, और उस इजलास में जो पंजाब के इंतखाबात के हवाले से जो फंड्स हैं उसके इजरा के हवाले से जो पार्लियामेंट का फैसला है उसी के ऊपर कायम रहने की बात भी की गई। और मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बार फिर से ये बात भी दोहराई कि खान साहब से किसी भी किस्म का डायलॉग या मामला को तय करने के लिए जो गुफ्तगू का मामला है उसके ऊपर गौर नहीं किया जा सकता। तो ये जो अपडेट है उस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, मेरा अपना जाती ख्याल ये है और सियासी तजर्बा भी यही है। देखिए जी, अभी 3-4 महीने जनरल इलेक्शन में बकाया है, अक्टूबर तक तय हो सकता है, अगस्त तक कोई फाइनल हो जाए। अगर पाक फौज ने, अदलिया ने, सब ने महसूस किया ये लोग अपना टर्नओवर बढ़ाना चाहते हैं या कोई ऐसा गेम हो रहा है, मैं आपको बताऊं 48 घंटे में जो है ना बैठ के इनको फैसला करना पड़ेगा। ये सिर्फ जो है ना ये क्या वो पंजाबी फिल्में देखते थे, सुल्तान भाई वाले डायलॉग है, इन्होंने जो है आइन को मजाक बनाया हुआ है। अगर ये रिवायत बन गई, हर ताकतवर ने आइन को पैर तले रोन दिया, अदालत के फैसलों को रोन दिया, मैं आपको बताऊं हर मुस्तकबिल में आने वाली ताकतवर हुकूमत इसी तरह ये बहाने करेगी और वो इलेक्शन को पोस्टपोन करती रहेगी। इससे मुल्क का नुकसान होगा, इसमें आइन का नुकसान होगा। हम देखो एक मीर साहब आपने बजा फरमाया। मीर साहब, ये दो अहम मौजूआत हैं। एक ये कि वजीर आजम अगर ये जो मैटर है कि पंजाब के हवाले से फंड्स का इजरा नहीं करते, तो मनी बिल एक खुद सेल्फ एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई भी हुकूमत मनी बिल को एक्सेप्ट ना कर पाए या उसको पास ना कर सके कोई भी वजीर आजम, तो उसके लिए ऑलरेडी एक तलवार लटक जाती है नाअहली की और पूरी की पूरी हुकूमत घर चल जाती है। दूसरा एक मसला यह भी है कि निगरां हुकूमत जो है पंजाब की, जो केपी की ये जो निगरां हुकूमत की मुद्दत थी वो मुकम्मल हो चुकी है और उनको हटाने के हवाले से भी इस्तेदा दाखिल की जा चुकी है। तो ये जो दोनों मैटर अब अदालत की तरफ भेजे जा चुके हैं,
ये दोनों मैटर्स का आउटकम क्या होगा, क्योंकि निगरान हुकूमत का जो टेन्योर था वो मुकम्मल हो चुका और खुद शहबाज शरीफ साहब ने या उनकी काबीना ने इस बात का एतराफ किया सुप्रीम कोर्ट में कि वो बजट देने के पोजीशन में नजर नहीं आते। सर गुजारिश ये है, 1971 से आज तक इलेक्शन हो रहा है, आज तक आपने ऐसा महसूस किया है कि कोई हुकूमत कहेगी कि मैं इलेक्शन के लिए पैसे नहीं दूंगा, मैं जो है ना सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करूंगा, हालात अच्छे नहीं है। ये जो है ना खिलाफ कानून है, खिलाफ आईन है जो कुछ कर रहा है। गिलानी साहब ने, आपको याद होगा, एक लेटर नहीं लिखा था स्विट्जरलैंड को और उसके बाद वो नायल हो गए थे जी। और फौरन दूसरे दिन राजा परवेज अशरफ साहब ने जैसे बैठे उन्होंने एक हफ्ते के अंदर अंदर लेटर लिख दिया। ये लोगों ने मजाक समझा हुआ है, ऐसा नहीं होता जैसा ये सोच रहे हैं। कल देखते हैं अदालत का अहम दिन है, शेख रशीद साहब ने भी कहा कल अहम दिन है और बड़ा अहम फैसले मुतवक्के हैं। ये सब ठीक होंगे, ये सिर्फ फैले बहाने हैं, ड्रामे हैं। अदलिया को मुतनाजा बनाने के लिए इनका अपना एक टारगेट है। ये हुकूमती नुमाइंदे जो है, मौलाना साहब एक पुराने पार्लियामेंटेरियन है, उनका अंदाज गुफ्तगू धमकी देना अदालत को, ये बिल्कुल ठीक नहीं। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने वक्त दिया और अपने मौकफ से आगाह के इस हवाले से यकीनी तौर पे हम प्रोग्राम में आगे चल के भी आपसे अपडेट आप शेयर करेंगे, क्योंकि यह अहम मौजू है। इस हवाले से कहा तो ये जा रहा है कि कल बड़ा अहम दिन होने जा रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से अगर समाअत होती है और इस हवाले से गुफ्तगू होगी तो काफ़ी सारे मामला हैं वो तय हो जाएंगे। और ये बात भी कही जा रही है कि हुकूमत के पास भी ऑप्शंस कम है, जबकि अपोजिशन के पास भी कुछ ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं है। इस वक्त तमाम तर सूरत हाल वो आला अदलिया के पास है और ये जो मामला है कि निगरान वजीर आला जो पंजाब और KPK के हैं, उनकी मुद्दत अब मुकम्मल होने लगी है और ये मुद्दत मुकम्मल होने के बाद अगर उनको उस मुकाम पर रहना है तो वो किस आइन और किस कानून के तहत अपने टेन्योर को एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या कानून में, आइन में इस हवाले से कोई गुंजाइश पाई जाती है? और अगर पंजाब के इलेक्शंस होने हैं तो क्या ये इलेक्शंस के हवाले से हुकूमत फंड्स जारी कर सकेगी या नहीं? इस हवाले से आगे चल के मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा था कि पाकिस्तान में जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो कहाँ चल रही है, वो किस अंदाज से बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब कहा यही जा रहा है कि बहुत जल्द इम्कान है कि जो मौजूदा सियासी कशमकश है उसमें एक तब्दीली आ जाए, उसमें एक ठहराव आ जाए, क्लैरिटी आ जाए। पाकिस्तान में इस वक्त हो बहुत कुछ रहा है और यकीनी तौर पे इस जंग में, जो सियासी जंग है, उसमें बहुत से इदारे, बहुत से लोग और बहुत से अहम मामला हैं जो मुलविस होते नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जर्नलिस्ट जनाब रियाज आजिज साहब। रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब, ये जो आज बड़ी अहम एक डेवलपमेंट हुई है कि वजीर आजम ने तमाम तरह हुकूमती इत्तेहादी जमातों को यकजा किया, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस डेवलपमेंट पर गुफ्तगू करने से पहले एक बड़ी अहम गुफ्तगू है जो मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप जरूर रोशनी डालिएगा। सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब की तरफ से कुछ दिनों पहले एक बयान दिया गया, उन्होंने टीवी इंटरव्यू में कुछ बातें कही, उन बातों का गालिबन रद्द-ए-अमल कह लें या कुछ और कह लें, DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बड़ा दो टोक बयान भी दिया। इस अमल को आप किस अंदाज से देख रहे हैं? देखिए, हामिद मीर का गालिबन वो कश्मीर के हवाले से कुछ बात उन्होंने की है 24 चैनल में बात करते हुए नसीम जहरा से, तो इंटरव्यू गालिबन में दे रहे थे नसीम जहरा को। तो ये एक रूटीन का मामला है हामिद मीर साहब का कि वो बहुत सारे इश्यूज के ऊपर इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें कर जाते हैं और बाद में वो उससे अगर कोई प्रेशर आ जाए, कोई दबाव आ जाए तो वो माजूर खाना रवैया इख्तियार कर लेते हैं। तो ये इस ताल्लुक से तो ये बात इस हद तक सही है, लेकिन आप जहाँ तक DGISPR के हवाले से बात कर रहे हैं तो वो एक क्वेश्चन था, उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर उन्होंने वो बात की। तो मेरा ख्याल है कि ये बात यहीं तक महदूद रहनी चाहिए। अब मीडिया में इसको डिस्कशन, असल में एक फिगर हम ले लेते हैं, एक बड़ा फिगर है, वो ये बात कर रहा है और उसकी बात को फिर दूसरे मुल्कों के चैनल भी उठाकर उसी तरीके से नशर करते हैं और उसको एक एजेंडा बनाते हैं। तो ये इस हद तक तो मामला ठीक है कि वो उनका बयान था, ठीक है, वो गलत भी हो सकता है, उनका तज्जिया है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो DGISPR ने भी उस पर रद्द-ए-अमल दे दिया। अब इस पे क्या मजीद बात हम करेंगे? बट रियाज साहब, आप
खुद एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान के इस मौजूदा माहौल में इस तरह की गुफ्तगू की शायद जरूरत थी या अवॉइड किया जा सकता था? नहीं, हालात होते हैं। देखिए, क्वेश्चन अगर आ जाए, आप मुझसे क्वेश्चन अगर क्या कर ले तो मैं उसका अपने हिसाब से तजिया करूंगा और अपने हिसाब से। सर लेकिन राजो नियाज की गुफ्तगू तो आप भी शेयर करते हैं, थोड़ा सा मोहतात से काम करेंगे ना? नहीं, वो ठीक है बात, लेकिन कभी ऐसा होता है स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, कभी मैं डेलिब्रेट कोई बात कह रहा होता हूँ पूरे मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ कि ऐसा हुआ है। हामिद मीर का देखिए, मैं आपको मामला बताऊं कि वो बहुत लर्नेड आदमी है और पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बहुत सारे राज वो जानता है वो आदमी। अब वो कभी स्लिप ऑफ टंग उसकी हो जाता है, कोई ऐसी बात वो कर देता है, कभी वो उसकी माजरत भी कर लेता है अगर कोई मजबूरी उसके आड़े आ जाए। लेकिन इस बात में हकीकत है कि हमारे यहाँ फौज ने मुख्तलिफ इशूज के ऊपर मुख्तलिफ मौकों पर जो किरदार अदा किया है वो एक तल्ख हकीकत है पाकिस्तान की तारीख। इसको आप फरामोश नहीं कर सकते। अगर हामिद मीर ने कह दिया या XYZ कोई दूसरा जर्नलिस्ट खड़े होकर कोई दूसरी बात कह दे तो जो अगर क्रेडिबल जर्नलिस्ट है तो फिर हमें उसकी बात का इत्बार करना चाहिए कि ठीक कह रहा है। तो क्योंकि ऐसा पाकिस्तानी फौज हमारी करती रही है। मुशर्रफ साहब एक कश्मीर के हवाले से फार्मूला लेके आए थे, तो ये बाजवा साहब भी अपना एक गेम कर रहे होंगे और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो पाकिस्तान की सियासत में फौज का किरदार है उसमें वो हो सकता है कोई एंगल दे रहे हो कश्मीर के मामले को। अब रियाज साहब, जस्ट टू नो दैट आप एक सीनियर हैं, मैं इसलिए आपसे तवज्जो भी चाहूंगा इस हवाले से। आर्मी चीफ आमतौर पे इस तरह के मामलात को एक रूटीन मैटर के तौर पे या एक गैर रस्मी गुफ्तगू के तौर पे जर्नलिस्ट से आमतौर पे इस तरह से डिस्कस करते रहे माजी में या करते हैं आज भी? करते हैं। देखिए, जो उनके करीब होते हैं ना जर्नलिस्ट, वो उनको बुला के उनसे राजो न्याज करते हैं। इसमें लेकिन यहां तो 25 जर्नलिस्ट को कोट किया जा रहा है, तो 25 के 25 करीब हो, ये आपको नहीं लगता थोड़ा सा? सारे जर्नलिस्ट जो के वहां पे मौजूद हों वो यकीनन होंगे। अगर वो कहा जा रहा है तो वो गलत नहीं कहा जा रहा। और वो जर्नलिस्ट जो फौज के करीब होते हैं, देखिए पाकिस्तान में अगर आपको जर्नलिज्म करना है तो यहाँ की फौज से अपने ताल्लुकात अच्छे रखने पड़ेंगे, फौज के सरबराहान से ISPR से आपको ताल्लुकात अच्छे रखने पड़ेंगे। तो हर जर्नलिस्ट ये कोशिश करता है। अब उसमें कुछ बिलवाइड हो जाते हैं उस फौज के या फौज के सरबराह के, और वो उनको करीब बुलाकर उनसे राजो न्याज करता है और बहुत सारी अहम बातों पर डिस्कशन करता है। इवन ये कि मैं आपको बताऊं, इमरान खान की हुकूमत आने से पहले सलीम साफी को बुलाया गया, इरशाद भट्टी को बुलाया गया और हामिद मीर को बुलाया गया और इनसे राय ली गई इमरान खान की हुकूमत बनाने से पहले कि हम इसको बनाना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं इसके बारे में। तो उन्होंने अपनी अपनी राय दी। तो ये इस हद तक आप सोचिए कि आर्मी चीफ बुला के डिस्कशन करता है और उन जर्नलिस्टों की नॉलेज में होता है कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है और किस तरह बन रहा है। किस तरह आप इन 3 जर्नलिस्टों को नहीं बुलाया होगा, हो सकता है एक वक्त में जियो के 3 लोगों को बुलाया, फिर दूसरे वक्त में दुनिया न्यूज से बुला लिया और तीसरे वक्त में जो ARY से बुला लिया। तो इस तरह 25-30 लोग हो जाते हैं जो उनके बहुत करीब होते हैं। सही, ये ठीक है और आपने बात भी की और मेरे ख्याल से क्लैरिटी भी आ गई सवाल से। लेकिन रियाज साहब अब आगे की तरफ चलते हैं। ये जो अब एक मैटर है सुप्रीम कोर्ट में, हमने देखा कि मैटर्स काफी सारे पेंडिंग है। दूसरी जानिब निगरान जो हुकूमत पंजाब और KPK की, उसका टेन्योर भी अब एंड होता नजर आ रहा है। साथ में वजीर आजम के ऊपर भी एक भारी जिम्मेदारी आयद है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर्स हैं उनको किस तरीके से परस्यू करते हैं और किस तरीके से मौजूदा हुकूमत को लेकर चलती है। आज एक मीटिंग हुई हुकूमती इत्तेहादी जमातों की, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने तो अपना वही स्टैंड को कायम रखा कि वो किसी भी तौर से इमरान खान से मुज़ाकरात के हामी नहीं है, और हुकूमत ने भी इस बात का अज़म दोहराया कि जो पार्लियामेंट में फैसला हो चुका उस फैसले पे स्टैंड करेंगे, स्टिक करेंगे। तो ये बात, ये बयान कल जो होने वाली प्रोसीडिंग्स है उस हवाले से काफी अहम हो रहा है। क्या आउटकम नजर आ रहा है अब आगे चल के इस हवाले से आपको? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है बात कि वजीर आजम अपनी बात पे कायम है, उधर इमरान खान अपनी बात पे कायम है और इधर जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो भी अपनी बात पे कायम है। अब ये 3 तरफ एक जैसी सूरत हाल है। अब इसमें तसादुम की सूरत हाल है, इसके अलावा और कोई दूसरा मामला तो मुझे नजर नहीं आता होता हुआ। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में जो भी हुकूमत में आया है और जब भी हुकूमत में आया है उसने आइन को अपनी मर्जी के तहत इस्तेमाल किया है। अब मौजूदा हुकूमत जो है वो आइन को अपने मकासद के लिए और अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल कर रही है।
उसूली तौर पर अगर आप मुझसे पूछें तो आइन का तकाजा है 90 दिन में पंजाब में और केपी में इलेक्शन होने चाहिए। बिल्कुल ठीक। जैसी दलील हो, कोई असेंबली अगर वजीर आला की एडवाइस पे या इवन वजीर आजम की एडवाइस पे कोई असेंबली दलील हो तो 90 दिन के अंदर वो इलेक्शन होने चाहिए, ये आइन का तकाजा है। अब मामला ये है कि आइन को अपने मकसद के लिए कौन इस्तेमाल कर रहा है, यानी आइन को ये चाहते हैं कि दूसरी शीख उसके सामने रखे, आइन के सामने आइन की दूसरी शीख रख के और उस इलेक्शन से बचा जाए, ये वो हुकूमत मौजूदा हुकूमत कर रही है। ये इनका तर्ज अमल मतलब अकली तकाजा नहीं है। ये बहुत सारे पीपल्स पार्टी के लोग सिर्फ इस बुनियाद पर, जिन्हें मैं बहुत करीब से जानता हूँ, मेरे अच्छे मराठी में जिनसे वकला हैं पीपल्स पार्टी के, वो इस बात के खिलाफ हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है टूल दे रही है मौजूदा गवर्नमेंट को, तो और ये आइन की खिलाफ वर्जी है। वो ये मानते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी। अब अगर आप मुझसे पूछें कि यार मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के, जिसमें मईशत तबाह हो गई है, इसमें गरीब आदमी रुल गया है, महंगाई अपनी उरूज पे है, तो क्या इन हालात में इलेक्शन इन मसाइल को हल कर देगा? तो मैं आपको कहूंगा, जाती तौर पे मेरी जाती राय है, शायद मैं आपसे पहले भी बिल्कुल कहूँ कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये मेरी जाती राय है। ये इलेक्शन जो है, अगर ये आइन का तकाजा रियाज साहब, इलेक्शन नहीं होने चाहिए या मुकम्मल तौर पे आम इंतखाबात हो, चाहे उसका वक्त या टाइमिंग को तय किया जाए, इसको क्लियर कर दें। नहीं देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन फौरी तौर पे आप अक्टूबर में भी इवन इलेक्शन आप कराएंगे तो इलेक्शन के लिए आपके पास ना तो हालात हैं और वो इलेक्शन मसाइल का हल नहीं है। सही, ये सही है कि 5 साल की नई हुकूमत आ जाएगी, लेकिन किसी भी हुकूमत के पास, किसी भी मौजूदा सियासी जमातों के पास इन मसाइल का हल नहीं है जो मौजूदा हालात में इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है। तो इलेक्शन तो मसाइल का हल नहीं है, लेकिन चूंकि आइन का तकाजा है इसलिए आप कराइए। अब आप आइन के साथ मजाक कर रहे हैं, यानी मौजूदा हुकूमत जो आज इजलास हुआ जिसका आपने जिक्र किया और जिस हवाले से सवाल किया, अब आप मुझे बताइए कि ये सारी पार्टियां इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए और अक्टूबर में होने चाहिए, और अक्टूबर में पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। मुझे मौजूदा हालात में लगता नहीं है कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। किसी और को आप रास्ता दे रहे हैं, किसी और की आप डायरेक्शन पे चल रहे हैं। अब डीजीआई इख्तियार ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसका आपने शुरू में हवाला दिया, उसमें उन्होंने एक मैसेज भी दिया है, तो अपोजिशन को एक मैसेज दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि हम कहाँ खड़े हैं, हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। तो अगर वो जो फौज है यानी इस्टेब्लिशमेंट इन अदर वर्ड हुकूमत के साथ खड़ी है, तो आप फिर और हुकूमत के मौके के साथ खड़ी है, तो इलेक्शन का तो मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आता। और जो मौजूदा इजलास हुआ है उसमें जो फैसला किया है उन्होंने, वो इसी हवाले से किया। लेकिन रियाज साहब, आपने ये जो बात कही है, इस वक्त अगर मैं कहूं, आपने 3 फरीक बताया कि एक हुकूमत है, एक ऑपोजिशन है और एक सुप्रीम कोर्ट, और तीनों अपनी अपनी पोजीशंस के ऊपर स्टैंड किए हुए हैं। बट आईनी तौर पे अगर मैं पूछूं कि ये तीनों में से एट द एंड लास्ट वर्ड किसका काउंट होगा, तो दैट इज अनडाउटेडली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अगर यहां पे सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला हो जाता है, और सुप्रीम कोर्ट जो ऑलरेडी फैसला कर चुकी है, तो आपको नहीं लगता कि किसी ना किसी तौर पे अब हुकूमत के पास भी ऑप्शंस कम है? और सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बड़ी माइनर सी विंडो रखी हुई थी कि वहां पे गुफ्तगू कर लें, मामला तय कर लें, इसके बाद फिर कुछ और, तो आपको नहीं लगता कि टाइम स्क्वीज हो रहा है? फिर पीपल्स पार्टी के हवाले से भी कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब भी इस हक में है कि मुत्तफिका तौर पे एक टाइमलाइन को देखा जाए और फिर उसके ऊपर इलेक्शंस करवाए जाए। इस तरह की बितलात आ रही है, तो कहीं ना कहीं हुकूमती इत्तेहाद भी तो इससे डैमेज होगा ना? नहीं, हुकूमती इत्तेहाद तो डैमेज होना ही है, वो तो खत्म होना ही है। जैसे ये हुकूमत खत्म होगी, हुकूमती इत्तेहाद खत्म हो जाए। बट ये हुकूमत खत्म होने के बाद खत्म हो या इत्तेहाद खत्म होने के बाद हुकूमत हो, ये भी तो एक फैक्टर है ना। मैं बारी बारी आपको जवाब देता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जहां तक ताल्लुक है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनमें डिवीजन है, उनमें वो तकसीम है। कुछ जजेस कुछ और कह रहे हैं, दूसरे जजेस कुछ और कह रहे हैं। सही। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करती है तो वो कहते हैं कि हम 3 रुकनी बेंच का फैसला मानते ही नहीं, यानी मौजूदा चीफ जस्टिस पे अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है हुकूमत। सही। आपने फजलुर रहमान की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो जी कभी, तो आपको अंदाजा होगा कि हुकूमत उस पूरे नैरेटिव के साथ खड़ी हुई है। तो
अगर आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को तस्लीम ही नहीं करते तो उसके फैसले को कैसे तस्लीम करेंगे? अब जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है तो वो माजी में दो तरीके से अपने अहकामात पर अमल दरामद कराती रही है। एक तो ये कि डायरेक्ट वो हुक्म देती है तो जो हुकूमतें वो मान जाती हैं, वो करना पड़ता है उनको। दूसरा, अगर वो नहीं मानती तो फिर वो फौज का सहारा लेती है। सही। अब फौज ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैसेज दे दिया है कि वो कहां खड़ी है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर भी ले तो वो कंट्रोवर्शियल होगा और सुप्रीम कोर्ट उसको इंप्लीमेंट नहीं करा सकती। सही। इसलिए कि इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी नहीं है सुप्रीम। बट अगर सुप्रीम कोर्ट कल को ये फैसला दे देती है, और मैं चले इंप्लीमेंटेशन के फेज की तो अलग बात है, लेकिन कल को सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला दे देती जो शायद हुकूमत को काबिल कबूल ना हो, तो हुकूमत चाहे इंप्लीमेंटेशन हो या ना हो, लेकिन हुकूमत अपनी बेसिस को तो लूज कर चुकी होगी। उसके बाद हुकूमत की रेट का, क्योंकि आज तो ये कहा जा रहा है कि निगरा हुकूमत का जो वक्त था वो मुकम्मल हो चुका, तो पंजाब में जो निगरा वजीर आला है उनका टेन्योर कैसे एक्सटेंड होगा? आज तो ये भी सवाल हो रहा है। इस हवाले से भी कोर्ट्स में एप्लीकेशंस दायर की जा रही है। अहम सवाल है, दोनों बड़े अहम सवाल है। खासतौर से पंजाब की हुकूमत के हवाले से सवाल है कि उनका टेन्योर खत्म हो गया। आईनी तौर पर आइन में यह नहीं लिखा कि अगर 90 दिन पूरे हो जाए और 90 दिन में इलेक्शन वो निगरान हुकूमत न कराए तो आगे क्या होगा। इसलिए कि आइन बनाने वालों ने ये सोचा ही नहीं कि ऐसा भी होगा कि जिन्होंने आइन बनाया हो वही खुद उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सही। तो ये फंस गए हैं, बुरी तरीके से फंस गए हैं, यानी हुकूमत भी फंस गई है और अपोजिशन भी फंस गई है। लेकिन रियाज साहब जरा एक तज्जिया तो दे दें, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। निगरान हुकूमत का 90 डेज का जो पीरियड है वो मुकम्मल हो चुका। अगर ये एप्लीकेशन जा रही है तो इसका मुमकिन नतीजा क्या हो सकता है? मुझे आप बताइए, इस सूरत हाल में जब आइन खामोश है तो रियाज आजिज का तजिया क्या करेगा, क्या बिगाड़ लेगा किसी का? सर चले आपका बिगाड़े ना, लेकिन शायद हमें अंडरस्टैंड करने में कुछ मदद मिल जाए। अब ये सूरत हाल है कि आप या तो पंजाब असेंबली को बहाल कर दीजिए, यानी जो असेंबली आपने तोड़ी है उनको बहाल कर दीजिए। वो एक पिटीशन शायद लगी है, या पिटीशन नहीं है तो आप खुद नोटिस के जरिए वो असेंबलियां बहाल हो जाएंगी। सही। दोबारा से वो तो फिर वो दोबारा इससे वो निगरान हुकूमत कायम होगी। अब इसमें जो अपोजिशन है यानी पीटीआई है, उन्होंने कल डिमांड की है कि, बल्कि उन्होंने शायद पिटीशन दायर कर दिया इस हवाले से कि निगरान हुकूमत का टेन्योर खत्म हो गया है, अब नई निगरान हुकूमत बनाई जाए। अब अगर नई निगरान हुकूमत बनाई जाती है तो ये भी आइन की खिलाफ वर्जी है। यानी आइन इस वक्त जो है जबरदस्त किस्म का जो है क्यास है, बहरान है, आईनी बहरान इस वक्त मुल्क में। टेक्निकली कहूं तो रियासत सिस्टम कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आईनी तौर पे कोई भी फरीक इसको सपोर्ट हासिल नहीं कर पा रहा। सिर्फ एक रास्ता है, आउट ऑफ बॉक्स आपको जाकर कोई मसले का हल निकालना पड़ेगा। तो फिर जब भी आप मसले का हल निकाल, बट आउट ऑफ बॉक्स जाने का मतलब ये तो नहीं कि आइन के बाहर जाके फैसला हो जाए। हाँ वही ना, आउट ऑफ बॉक्स का मतलब यह है कि आइन से बाहर जाके मावरा आइन आपको फैसला करें तो वही मसले का हल होगा। रियासत मावरा आइन से कहीं मुराद वो वाला मावरा आइन तो नहीं है जो माजी में होता रहा? हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग एंड एवरीवन हैज एन अपॉर्चुनिटी आल्सो। हाँ, ये हर आदमी अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज देख रहा है और ये पाकिस्तान में मुमकिन है कि मावरा आइन तो बहुत सारे काम होते रहे। मावरा आइन तो ये हुकूमत भी काम कर रही है जिसने पीपल्स पार्टी जिसमें शामिल है, और पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने ये आइन बनाया था। बिल्कुल। तो मावरा आइन सब कुछ हो रहा है इस मुल्क में। बट पीपल्स पार्टी बिल्कुल शामिल है, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो लीगल विंग है वो इस हवाले से काफी ज्यादा पीपल्स पार्टी के लिए तशवीश का बाइस है। लेकिन रियासत मैं फाइनल कमेंट चाहूंगा, ये जो मनी बिल का जो मैटर होता है, जो कहा ही जाता है कि अगर कोई हुकूमत अपना मनी बिल पास ना करवा सके या ना कर पाए तो फिर उसका घर जाना तय होता है। कल सुप्रीम कोर्ट में अगर समाअत होती है तो यकीनी तौर पे ये बात भी जेर बहस तो आएगी कि मौजूदा वजीर आजम अपना मनी बिल जो हुकूमत को अहकामात है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पास नहीं करवा सके या ना कर सके, तो फिर आपको लगता है ये हुकूमत पूरी की पूरी एक साथ भी इसकी बसात लपेटी जा सकती है और ये घर जा सकती है? नहीं, कोई नहीं लपेटेगा बसात। देखिए, मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में जो आखिरी फैसला करने वाले लोग हुए हैं वो कोई और होते हैं। वो पिंडी में बैठते हैं, वो इस्लामाबाद में नहीं बैठते। उनका आखिरी फैसला होता है। वो पिंडी वाले जो है उन्होंने अपनी इंटेंशन, अपनी राय दे दी है, वो अपना इंस्टांस बता दिया है, अपनी डायरेक्शन बता दी है। गुज़िश्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल खुल के वो कहाँ खड़े हैं। वो उन्होंने बता दिया है कि हुकूमत के साथ और फौज के साथ एक रिश्ता गैर आईनी रिश्ता होता है। तो जब ये बातें हैं तो फिर आप ये नुक्ता उठाना ही
मौजूदा हालात में अबस है कि आप कहेंगे मौजूदा हुकूमत को जो स्टेब्लिशमेंट कहेगी या ये कहेगी आप घर जाइए बसात लपेटिए, मुझे ऐसा लगता नहीं है। इसको कंटिन्यू करना सबकी मजबूरी है, शायद खुद इमरान खान की भी मजबूरी है। वो देखिए, इमरान खान वजीर आजम बनना चाहते हैं, वो वजीर आला नहीं बनना चाहते। सही, ये आप जहन में रखिए। बिल्कुल। पंजाब का इलेक्शन हो या ना हो, उनके ऊपर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। ये सिर्फ मीडिया के लिए और प्रेशर के तौर पे कि अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, कैंडिडेट्स आ रहे हैं, वो अपने प्रेशर ग्रुप्स डेवलप करेंगे। बस वो ये मीडिया की हद तक और पब्लिक कंजम्पशन के लिए या अपनी लोकल जो उनके रहनुमा है उनकी कंजम्पशन के लिए ये सारी बातें हो रही हैं। इमरान खान का हदफ है ही नहीं पंजाब के इलेक्शन। बिल्कुल सही। उनका हदफ जो है वो वफाक में, मतलब उनका जो टारगेट है वजीर आजम बनना है। बिल्कुल वो वफाक में जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, उनका टारगेट पूरा नहीं होता, तो ये सब जब तक ये आप आपस में मिलके बैठेंगे नहीं और किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे कि फला डेट को इलेक्शन कराओ, वो आउट ऑफ बॉक्स होगा। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 90 डेज का भी कहा गया है ना, वो भी 15-20 दिन ऊपर है उस तारीख से 90 डेज बनते हैं असेंबली की तहलील के बाद। तो वो भी अब वो सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं ना। और आखिरी मीटिंग में चीफ जस्टिस ने क्या कहा था, आप आखिरी समाअत में, कि जाइए 4 बजे तक तमाम मुज़ाकरात करके किसी नतीजे आइए। तो हम अब इसका मतलब है आउट ऑफ बॉक्स वो भी रास्ता निकालने के लिए तैयार। बिल्कुल, वो ये गुंजाइश है, लेकिन इसके बावजूद कोई राब्ता हुआ नहीं है जी। इसके बावजूद रियासत को राब्ता हुआ नहीं दोनों फरीकैन। आ जाएगा, वो करना पड़ेगा ना, सबकी मजबूरी बन जाएगी। ठीक हो गया रियासत, वरना ये बसात ही लिपटेगी। मतलब ये सबको घर जाना पड़ेगा, सबको घर जाना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपने जो कहा ना आउट ऑफ द बॉक्स, कोई और सोचे ना सोचे, लेकिन किसी और ने अगर सोच लिया तो फिर यकीन तौर पे 8-10 साल के लिए पाकिस्तान में जो सियासी जो टर्न ना बारियां हैं, शायद उस हवाले से कुछ नहीं पेश आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया रासब आपके वक्त का और आपके मौक़िफ़ का। और यकीन तौर पे बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, क्योंकि कल बड़ा अहम दिन है और यकीन तौर पे जो कुछ कल होने जा रहा है उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है। और पाकिस्तान में जो मजमूई तौर पर जो हालात हैं, ये इस बात का तयन करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। कुछ लोग यकीन तौर पे कह रहे हैं कि जो हामिद मीर साहब की तरफ से जो गुफ्तगू हुई, वो हो सकता है कि पीडीएम की तरफ से कहीं ना कहीं उन इदारों को, उन कुव्वतों को इशारा हो कि जो सपोर्ट है वो बनाए रखा जाए। और कुछ लोग ये भी तासुर रख रहे हैं कि शायद हो सकता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा हकीकत है और इसमें बेहतर है कि अपनी आंखों को खोला जाए, ना कि अंडर द कार्पेट चीज़ों को डाला जाए, ताकि जब कड़ा वक्त हो तो आप उसके लिए तैयार हो सकें। लेकिन दोनों ही सूरत हाल में ये जो तमाम तर मैटर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ हैं। उम्मीद करते हैं इसके ऊपर जल्द कोई क्लैरिफिकेशन भी ज़रूर आ जाए और जो कुछ इस हवाले से हो रहा है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक फुल स्टॉप ज़रूर लग जाए। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान मुनीर को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो with Munir Neman.